Hello my dear students, welcome back to my channel and I hope you all are doing great. So ये वीडियो MEG 001 के कुछ ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड है जो कि आपके जून एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिकॉज ये क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। YouTube पे हम जो भी पढ़ाते हैं उनके फ्री PDF आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, वो वीडियो में हम आगे बात करेंगे। अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आप मेरी जो MEG 01 की कंप्लीट सीरीज है उसको पूरा देखिए। टोटल आपको 1 से लेकर 5 वीडियोस मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 5 पार्ट्स हैं। उसके अलावा RTCs के वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप MEG के नोट्स को परचेज करना चाहते हैं एकदम ईजी लैंग्वेज में तो हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने MEG के जो भी आपके पेपर्स हैं उनसे उनके नोट्स वगैरह आप खरीद सकते हो, ठीक है, एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। सो गाइज यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसमें मुझे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है एपिथामियन एंड प्रोथालियन एज वेडिंग सॉन्ग्स। तो ये जो दोनों आपकी पोएम्स है ना जो कि एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी, आपको बताना है कि क्या ये मैरिज की थीम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, क्या ये वेडिंग सॉन्ग्स हैं। सो आप बताएंगे दैट बोथ कैन बी कंसिडर्ड वेडिंग सॉन्ग, हम इन दोनों को ही वेडिंग सॉन्ग्स कह सकते हैं। दे डिफर सिग्निफिकेंटली इन टोन, स्ट्रक्चर, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट एंड पोइटिक पर्पस। भले ही ये दोनों का जो थीम है, ठीक है, इन दोनों की जो थीम है भले ही वो वेडिंग है, बट टोन में, स्ट्रक्चर में, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट में तो हमें इनमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। एपिथालमियन वॉज रिटर्न इन 1595 टू मार्क स्पेंसर्स ओन मैरिज। तो जब स्पेंसर की खुद की शादी हुई थी तो उस टाइम पर ये लिखा गया था, ठीक है। ही वॉज मैरिड टू एलिजाबेथ बॉयल, एज सच द पोएम इज डीपली पर्सनल एक्सप्रेसिंग। तो ये वाली जो पोएम है ये कैसी है, इसको समझना होगा आपको। ये वाली उनकी डीपली पर्सनल है, एक्सप्रेसिंग द पोइट्स इनर इमोशंस, रोमांटिक लॉन्गिंग, स्पिरिचुअल होप एंड फिजिकल डिजायर। तो इस वाली पोएम में हमें पोइट की ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड प्रोथालमियन रिटन इन 1596, ओके, कब लिखा गया था ये, 1596 में लिखा गया था और इसको कंपोज किया गया था ऑनर करने के लिए अपकमिंग डबल वेडिंग ऑफ सोमरेस सिस्टर्स, डॉटर ऑफ अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर, ठीक है। सो ये कब लिखा गया था, जब ये जो अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर हैं, ठीक है, इनकी डॉटर, इनकी जो डॉटर्स थी, ठीक है, सोमरसेस सिस्टर्स, तो इनकी वेडिंग के टाइम पर ये वाली पोएम लिखी गई थी। एंड इट इज कमीशन्ड कोर्टली पोएम मेंट फॉर पब्लिक एप्रिसिएशन रेदर देन प्राइवेट इमोशन। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि जो एपिथालमियन जो पहले लिखा गया है ना 95 में, वो स्पेंसर की खुद की शादी से रिलेटेड है, वो थोड़ा सा पर्सनल है। उसमें स्पेंसर के इनर इमोशंस को, रोमांटिक लॉन्गिंग को, उनके स्पिरिचुअल होप को, फिजिकल डिजायर्स को, इन सब को एक्सप्रेस किया गया है। वहीं जो दूसरा वाला है प्रोथालमियन जो है वो एक तरीके का जो है वो एक कोर्टली पोएम है, यानी वो सबके सामने गाई जा सकती है पब्लिक एप्रिसिएशन पाने के लिए, ना कि वो किसी तरीके का प्राइवेट इमोशन शो करता है। एपिथालमियन में 24 स्टैंजाज हैं सिंबलाइजिंग द आवर्स ऑफ द वेडिंग डे। तो वेडिंग डे के 24 घंटे के वो स्टैंजा हैं। And this structure follows the natural progression of time, echoing the rituals, emotions associated with the wedding। तो wedding से जुड़े हुए जो भी रिचुअल वगैरह वो इसके बारे में ये है। The poem moves from the early morning preparation to sacred night of consummation। तो अर्ली मॉर्निंग से रात तक का पूरा उसमें बता रखा है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं प्रोथालमियन की, तो वो एक रिलैक्स्ड और पेस्टोरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। उसमें स्टैंजाज हैं, रिवर सेटिंग है। द पॉइट डिस्क्राइब हिज वॉक अलोंग द रिवर थेम्स। तो जो पॉइट है वो बता रहा है इसके अंदर कि वो रिवर थेम के वहाँ पे वॉक करता है। इंट्रोड्यूस द ट्विन स्वान एज सिंबल ऑफ ब्राइड एंड प्रेजेस देयर ब्यूटी एंड वर्च्यू। तो वहाँ पे उसको 2 स्वान देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, और उन स्वान को वो किससे कंपेयर कर रहा है, उन स्वान्स को वो कंपेयर कर रहा है ब्राइड से। एंड प्रेजेस देयर ब्यूटी एंड वर्च्यू, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्राइड्स हैं। द मूवमेंट इज लिरिकल एंड सीनिक, लैकिंग द टेम्पोरल प्रोग्रेशन ऑफ एपिथालमियन। तो एपिथालमियन से ये थोड़ा सा अलग है। द कोर थीम ऑफ एपिथालमियन इज द कंप्लीट यूनियन ऑफ 2 सोल्स इन मैरिज।
तो अगर मैं कोर थीम की बात करती हूँ इस वाले की कोर थीम की बात करती हूँ, तो उसमें मेरे को कंप्लीट यूनियन ऑफ टू सोल्स, दो आत्माओं का मिलन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एंड इट इज अ यूनियन दैट इज इमोशनल, spiritual and physical. It is a celebration of love in its most sacred and human form. The poem expresses fertility, divine blessings and the hope for future generation. और वहीं जब हम बात करते हैं प्रोथाल्मियन की, तो वो सेलिब्रेट करता है सोशल एंड पॉलिटिकल हार्मनी को ब्रॉट बाय नोबल मैरिज। सो नोबल जो भी शादियां होती हैं उनसे जो भी सोशल हार्मनी वगैरह आती है, दुनिया में भाईचारा जो बढ़ता है, उसके बारे में ये बात करता है। इट सटली फ्लैटर्स द पावरफुल फैमिलीज इन्वॉल्व एंड प्रेजेस द वर्च्यू, ब्यूटी एंड लीनेज ऑफ द ब्राइड्स। तो इसके अंदर वो ब्राइड्स को और ब्राइड्स की फैमिली के बारे में वो बात कर रहे हैं। द थीम रिवॉल्व अराउंड ग्रेसफुल सेलिब्रेशन, नॉट इंटीमेट कनेक्शन। सो वी कैन सी दिस इंटीमेट कनेक्शन इन एपिथाल्मियन, ठीक है। बट इन प्रोथाल्मियन वो एक तरीके का क्या देखेंगे हम, उसमें एक ग्रेसफुल सेलिब्रेशन देखेंगे। सो आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्पेंसर के द्वारा ये लिखा गया है। आई थिंक आपके ब्लॉक 2 में मिल जाएगा आपको ये। देन हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे कि आपको कौन कौन से मैजिक एंड सिंबलिज्म जो है वो आपको W.B. यीट्स की पोइट्री में देखने के लिए मिलता है। इसमें आप W.B. यीट्स की जो भी कंप्लीट पोइट्री आपने पढ़ी होगी उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। देन आपको इसको एक कंप्लीट और कंबाइंड आंसर आप लिखेंगे। सो आप बताएंगे दैट W.B. यीट्स पोएम्स मैजिक एंड सिंबल आर क्लोजली लिंक्ड। उनकी पोएम में हमें मैजिक और सिंबल्स जो होते हैं वो क्लोजली देखने के लिए मिलते हैं। यीट्स डिड नॉट सी पोइट्री जस्ट एज आर्ट बट एज अ वे टू रीच डीपर स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो केवल पोइट्री को वो आर्ट नहीं कहते, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ है उनके लिए जो जिसका मतलब डीप मीनिंग होता है, स्पिरिचुअल ट्रूथ तक वो हमें पहुंचाता है। सो ही बिलीव्ड सिंबल्स वर पावरफुल टूल दैट कुड हेल्प पीपल कनेक्ट देयर सोल टू समथिंग ग्रेटर देन देमसेल्फ। अब यहाँ पे ना उनके लिए जो W.B. यीट्स हैं उनके लिए जो मैजिक है गाइज वो क्या है, मैजिक इज लाइक अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉर हिम। सो यीट्स वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द ऑकल्ट विच मीन्स हिडन और मिस्टिकल नॉलेज। तो यहाँ पे हम बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट है उनके बारे में, दैट ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑकल्ट विच मीन्स हिडन और मिस्टिकल नॉलेज। तो छुपी हुई मिस्टिकल जो नॉलेज होती है उसके बारे में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। He was part of a secret group called the Hermetic Order of the Golden Dawn, which practiced special magical ritual. Yeats thought magic helped people reach higher level of understanding. I hope you can understand this कि ये कितना वो उसमें मिक्स्ड थे, वो कितना इंटरेस्टेड थे दैट कि उन्होंने he also joined a secret group and the name of the group is Hermetic Order of the Golden Dawn. एंड इस ग्रुप का काम क्या था, दे यूज टू प्रैक्टिस स्पेशल मैजिकल रिचुअल। सो यहाँ पे उनको लगता था दैट मैजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो हेल्प करता है लोगों का कि जो लोग हैं उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी हाई हो सके। सो ही एक्सप्लेन्ड 3 important आइडियाज अबाउट मैजिक। सो गाइज व्हाट आर द 3 important आइडियाज। पहला क्या आइडिया था, The mind is flexible and can connect with other minds to create a shared awareness. So first is कि वो कहते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा जो माइंड होता है, it is flexible. Our memories are part of a huge collective memory. हमारी जो मेमोरी है वो एक बड़ी कलेक्टिव, यानी कि दुनिया की सारी मेमोरीज जो है ना वो आपस में कनेक्टेड है, वो ऐसा कहते हैं, और हमारी मेमोरी उसका एक पार्ट होता है। सिंबल हैव पावर, और सिंबल्स की पावर के बारे में भी वो बात करते हैं कि उससे हम अपनी कलेक्टिव मेमोरी को मतलब क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और स्पिरिचुअल ट्रूथ की ओर हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो इट इज गिविंग अ फीलिंग लाइक ऑफ अ ब्लैक मैजिक आई थिंक, बट इट्स डिफरेंट, ओके। सो फॉर Yeats symbols were not just random pictures or sign. So guys, सिंबल केवल उनके लिए पिक्चर्स और साइन नहीं थे, दे हैड रियल पावर टू ब्रिंग स्पिरिचुअल फोर्सेस एंड चेंज द वे वी थिंक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल फोर्सेस को पावर लेने के लिए उन्हें लगता है कि बाय यूजिंग पोइट्री वी कुड वर्क लाइक मैजिक टू लिंक ह्यूमन विद द डिवाइन। सो यहाँ पे
वो कहते हैं कि जो मैजिक है उसका काम है ह्यूमन को डिवाइन से जोड़ना। तो सिंबलिज्म एज अ वे टू मिस्टिकल नॉलेज, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। सिंबलिज्म इज अ वे टू मिस्टिकल नॉलेज। Yeats used many symbols in his poem, often taken from different mystical tradition. अब यहाँ पे जो यीट्स है ना, उनकी पोयम में हमें कई सारे दूसरे सिंबल्स देखने के लिए मिलते हैं, और वो कहाँ से लेते हैं, अलग अलग मिस्टिकल ट्रेडिशन से वो लेते हैं, न्यूमरोलॉजी से, टैरो कार्ड से। सो फॉर एग्जाम्पल इन हिज पोयम द लेक ऑफ आयल इन इज फ्री, ही यूजेस सिंबल्स दैट शो हिज बिलीव्स इन अ मिस्टिकल एंड हिज विश टू एस्केप एवरीडे लाइफ। ओके, तो कैसे वो उनकी क्या विश है कि वो अपनी एवरीडे लाइफ से क्या करना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। ये वाली ना पोयम हमने एनसीईआरटीज में भी पढ़ी हुई है। सो गाइज देखो यहाँ पे पता है क्या है, ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बिकॉज ये जो टाइप होता है ना इंग्लिश का, ये सारा जो होता है ये थोड़ा सा होता है लेंदी, इसको समझना पड़ता है, इसमें टाइम देना पड़ता है। अगर आप नोट्स वगैरह, गैस पेपर्स वगैरह परचेज करना चाहते हो तो हमें कर देना मैसेज उस नंबर पे, मेरे टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई करेंगे और आप उधर से एकदम शॉर्ट एंड ईजी लैंग्वेज में अपने नोट्स वगैरह को ले सकते हो। उससे क्या होगा ना कि आपके एग्जाम की तैयारी में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। फिर हमें यीट्स के आइडिया में, सिंबलिज्म में हमें एनिमा मुंडी देखने के लिए मिलता है, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड सोल, कि हमारी जो सोल होती है ना, वो सबकी जो सोल्स हैं वो आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। जो मेमोरीज होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं लिविंग थिंग्स के, दे ऑल आर कनेक्टेड, ठीक है। एंड द सिंबल्स इन हिज पोइट्री हेल्प बोथ द पुअर एंड द रीडर बोथ द पोएट एंड द रीडर गो बियॉन्ड नॉर्मल थिंकिंग, एक्सपीरियंस अ मिस्टिकल वर्ल्ड। तो यहाँ पे हर बार आपको दिख रहा होगा, बार बार किसी मिस्टिकल वर्ल्ड की बात हो रही है। तो जब हम उनकी पोइट्री को पढ़ते हैं तो जो रीडर होता है ना, वो भी उस मिस्टिकल वर्ल्ड तक उसको पहुंच जाता है, मतलब एक्सपीरियंस करता है। सो इन दिस वे यीट्स पोयम मिक्स मैजिक एंड सिंबलिज्म टू ओपन अ डोरवे बिटवीन द फिजिकल वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर लिखना है आपको कि यीट्स की जो पोयम होती हैं उसमें मैजिक और सिंबलिज्म मिक्स रहता है, और वो एक डोरवे ओपन करता है फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में एक कनेक्शन स्थापित करने के लिए। तो मैजिक एंड सिंबलिज्म इन यीट्स पोइट्री आर क्लोजली कनेक्टेड। सिंबल्स आर द की दैट ओपन मैजिकल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो सिंबल्स यहाँ पे एक चाबी की तरह काम करते हैं। सिंबल्स आर लाइक अ की, जो कि उस मैजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रास्ता हमारे लिए खोलेंगे। ओके, सो इसका जो पीडीएफ है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आप कैसे उसको फ्री में हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। अभी तक मैंने टोटल 5 क्लासेस करी हैं, 5 की 5 क्लास का पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अब यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको बताना है कि टी.एस. इलियट का जो पोयम है द वेस्टलैंड, उसमें हमें कौन सा मिथ और कौन कौन से सिंबलिज्म के जो यूज़ हैं वो देखने के लिए मिलता है। इसका जो एक क्वेश्चन है द वेस्टलैंड से रिलेटेड, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, सो टी.एस. इलियट्स पोयम द वेस्टलैंड इज फुल ऑफ मिथ एंड सिंबल। ही यूजेस दीज टू शो हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड फील्स ब्रोकन एंड एम्प्टी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो ये कब लिखा गया है? इट वॉज रिटन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी, दुनिया एकदम इथल पुथल हो गई थी, इस वजह से वो लिखते हैं। द पोएम इज कॉम्प्लिकेटेड। इसमें हमें मिथ देखने के लिए मिलता है, जैसे कि इलियट बोरो स्टोरी फ्रॉम कई सारे जो डिफरेंट मिथ है ना, ग्रीक वाले, क्रिश्चियन वाले, वहाँ से ये मतलब उधर से अपनी उधर की जो कहानियाँ हैं उन्हें ये क्या करते हैं, बोरो करते हैं। He uses the myth of the fisher king, a wounded king whose land become a barren wasteland until he is healed। तो यहाँ पर वो एक फिशर किंग की बात कर रहे हैं। जो फिशर किंग है वो घायल है और उसकी जो ज़मीन है वो एक क्या बन जाएगी, एक वेस्ट लैंड बन जाएगी। तो ये भी वही बताता है कि ये क्या शो करता है, आइडिया ऑफ द वर्ल्ड दैट इज सफरिंग एंड नीड्स रिन्यूअल। तो वर्ल्ड भी इसी तरीके से सफ़र कर रहा है और वर्ल्ड को क्या चाहिए, रिन्यूअल चाहिए, नया हो जाए। द पोएम ऑल्सो रेफर्स टू द लेजेंड होली ग्रेल विच सिम्बलाइजेज अ क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल मीनिंग एंड हीलिंग। Iliad includes myth from Hinduism, Buddhism, adding to the poem's theme of spiritual emptiness and hope for renewal। तो बेसिकली इस पोएम में रिन्यूअल करने की बात हो रही है।
By mixing these myths, Eliot shows how people have always tried to find meaning and hope even in the dark time. कि कैसे जो लोग हैं जब जीवन में मुश्किल घड़ियां आती हैं फिर भी लोग क्या करते हैं गाइस, फिर भी वो वहाँ पे एक होप, एक लाइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो सिंबल्स जो यूज़ किए गए हैं इसके अंदर वो, जैसे कि द वेस्टलैंड इटसेल्फ इज अ सिंबल फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड. वेस्टलैंड किस चीज़ का सिंबल है, ध्यान रखो, वेस्टलैंड सिंबल है एक मॉडर्न वर्ल्ड का, ड्राई, लाइफलेस एंड फुल ऑफ डिस्पेयर. वाटर जो है वो सिंबल है डेथ का. फ्लावर जो है, स्पेशली ये जो दोनों फ्लावर्स हैं ये मेमोरीज को और लॉस्ट ब्यूटी को सिग्निफाई करते हैं. द पोएम फ्रेगमेंटेड स्टाइल एंड मिक्स्ड वॉइस सिंबलाइज द केओस एंड ब्रोकन नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ. तो ये वाला जो पॉइंट है इसके बारे में मैंने शायद से अपनी सेकेंड पार्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उनके पोएम का स्टाइल ना फ्रेगमेंटेड है और यहाँ वहाँ से उन्होंने बोरो भी किया है. तो एक तरीके का केओस वहाँ पे क्रिएट हो रखा है और ये भी सिग्निफाई करता है कि सेम इसी तरीके से जो मॉडर्न लाइफ है ना उसके अंदर भी क्या हमें देखने के लिए मिलता है, केओस देखने के लिए मिलता है. एंड इन कंक्लूजन यू कैन राइट इन द वेस्टलैंड T.S. Eliot uses myth for many culture and rich symbols to show a world that is spiritually empty but still searching for hope and renewal. तो वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड है ना वो स्पिरिचुअली पूरा खाली हो चुका है और लोग अभी भी होप और रिन्यूअल को खोज रहे हैं. और ये जो मिथ है ये मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं जो कि ह्यूमन स्ट्रगल्स हैं, वो टाइमलेस हैं, कभी भी ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं. हमारी वेबसाइट है एक जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी अपने गेस्ट पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं. और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वो है हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक. आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ना है ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आता है उससे रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे ही देते हैं. अभी आपका MEG 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपके और भी एग्ज़ाम होंगे, आई थिंक 2, 3 और 5 के. तो उसके अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है गाइस, ताकि आपको जल्दी से जल्दी टाइम से टाइम सारी वीडियोस के बारे में पता चलता रहे. फिर आप सेकंड ईयर में भी जाएंगे तो ये चैनल आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है.